वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज परमानेंट सीज ऑफ मेंसेस, मतलब किसी फीमेल में परमानेंट सीज हो जाते हैं। मेंसेस मतलब परमानेंट आना बंद हो जाते हैं, तो इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज ऑलमोस्ट एंड होती है, तो उस समय उसकी बॉडी में ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी कम्प्लीटली स्टॉप होने लगती हैं, जिससे मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एज, तो किस एज में मेनोपॉज ऑलमोस्ट होता है। तो इसकी एवरेज एज है 45 टू 55 एंड एवरेज इसकी जो एज है वो 50 ईयर्स है। तो इस एज के अंडर मेनोपॉज होता है। अब हम इसकी देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, तो इसमें क्या होता है, जब सीरम एस्ट्रोडियल लेवल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो जिससे एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे फॉलिकोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें ओवुलेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो जो ईस्ट्रोजन का लेवल है, जो सस्टेन्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, वो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड कई डिस्टर्बेंस मतलब मेंसुरेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो साइकिल है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे उसके बाद कोई फॉलिकल नहीं बचता है, जिससे कि ईस्ट्रोडियल प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। फिर कोई एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होती है, जिससे कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आता है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन में शार्प फॉल हो जाता है, मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि जब मेंसेस आते हैं तो हम जानते हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, तो जब मेनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। अब आता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन में क्या इफेक्ट होता है, तो जो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, जो ओवरी की स्ट्रोमल सेल्स हैं वो कंटिन्यूस एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, तो जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हमारा एलएच हार्मोन है, वो जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन रहता है वो ट्रेस अमाउंट में बॉडी में मिलता है मेनोपॉज की पेशेंट में। अब हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिन। तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच और एफएसएच के कारण ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं हम ओवेरियन चेंज। तो ओवरीज में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर मेनोपॉज। तो आफ्टर मेनोपॉज ये श्रिंक हो जाती हैं, मतलब छोटी हो जाती हैं साइज में, इनमें रिंकल्ट आ जाते हैं, और वाइट थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स विथ इंक्रीज मेड्यूलरी कंटेंट। जो ओवरीज में मेड्यूलरी कंटेंट बढ़ जाता है और उसकी जो कॉर्टेक्स है उसमें वाइट लाइनिंग आ जाती है एंड थिनिंग आ जाती है। अब हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में भी एट्रोफी हो जाती है और जो मसल्स हैं उसकी जो फेलोपियन ट्यूब की वो पतली हो जाती हैं, मतलब थिन हो जाती हैं। अब यूट्रस। तो यूट्रस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आफ्टर मेनोपॉज। तो यूट्रस है छोटा हो जाता है और जो उसकी एंडोमेट्रियम है वो पतली हो जाती है। अब हम देखते हैं वेजाइना नैरो हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। वेजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे कि वो नैरो हो जाती है, और जो वेजाइनल इपिथीलियम है वो भी पतली हो जाती है। अब देखते हैं वल्वा में क्या चेंजेस आएंगे। तो वल्वा में भी एट्रोफी के चेंजेस आएंगे और वल्वा की जो इंटोरियस है वो नैरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फैट। तो ब्रेस्ट जो फैट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर मेनोपॉज। अब हम देखते हैं कि ब्लैडर और यूरिथ्रा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिमिलर चेंज आते हैं, क्योंकि जो इपिथीलियल है वो थिन हो जाती है। हमने देखा कि इपिथीलियल अधिकतर, जैसे वल्वा है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवेरियन ट्यूब है, इनकी सबकी एंडोमेट्रियम थिन हो रही है, तो इसी तरह इसकी एंडोमेट्रियम भी थिन हो जाएगी और ये इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाएंगे, मतलब इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आता है लॉस ऑफ मसल टोन। जो पेल्विक रिलैक्सेशन हो जाता है बॉडी में, यूट्राइन डिसेंट और एनाटॉमिक चेंज आ जाते हैं यूरिथ्रा में और ब्लैडर में। अब हम देखते हैं कि मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वासोमोटर सिम्टम्स आते हैं, जिससे कि बॉडी में हॉट फ्लशेस आने लगते हैं, पर्सपायरेशन बढ़ जाता है और बॉडी में हीट महसूस होती है फीमेल को, और जेनाइटल यूरिथ्रा में डिस्पेरियूनिया डिसूरिया।
डिस्यूरिया जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिस्यूरिया भी हो जाएगा मेनोपॉजल सिम्टम्स में। अब देखते हैं यूरोजेनाइटल एट्रोफी। तो जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन है उन वो भी श्रिंक हो जाएंगे और उनकी मसल्स में एट्रोफी हो जाएगी। और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर, क्योंकि जो मेनोपॉजल वूमेन है उसमें बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें ऑस्टियोपेरोसिस और पोरोसिस और फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, स्किन और हेयर में क्या चेंजेस आएंगे, तो जो स्किन है उसमें रिंकल्ड आ जाएंगे और स्किन शाइनी नहीं रहेगी जितनी की पहले थी। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ये सब सिम्टम्स रहेंगे और सेक्सुअल डिसफंक्शन आएंगे। और डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि पेशेंट के मेंसेस अपियर नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट पेशेंट के मेंसेस 12 मंथ से डिसअपियर होंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये मेनोपॉज का पेशेंट है। अब अपीयरेंस ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स में जैसे हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट, ये सब रहेगा। अब हम वेजाइनल सिस्टोलॉजी में लो एस्ट्रोजन मिलेगा, वेजाइनल सिस्टोलॉजी करेंगे तो हमको उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम मिलेगी और सीरम एस्ट्रोडियल लेवल बढ़ जाएगा और जो सीरम FSH LH उनका लेवल बढ़ जाएगा। अब हम आता है इसका मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो प्रिवेंशन स्पॉन्टेनियस अवेलेबल आर्टिफिशियल इंड्यूस बाय ऊफ्रेक्टोमी। जैसे कोई पेशेंट ऊफ्रेक्टोमी मतलब जो रिमूवल ऑफ ओवरीज करवा लेते हैं आर्टिफिशियली, तो इसे आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहेंगे। काउंसलिंग करेंगे हम पेशेंट की, तो ऑल पेशेंट जो मेनोपॉज के पेशेंट हैं उनको हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में खुलकर बताएंगे और उनको हर चीज़ के लिए जो भी सिम्टम्स हैं उनके लिए उनका क्या डर है उसको हम रिमूव करेंगे। जैसे कि किसी को इंसोम्निया है, एंजाइटी है, किसी चीज़ का टेंशन है, तो उस पेशेंट की हम काउंसलिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में इसमें नॉन हार्मोनल थेरेपी होती है और एक हार्मोनल थेरेपी होती है। तो नॉन हार्मोनल थेरेपी में हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे, जिसमें वो कैल्शियम, प्रोटीन और या फिर कैल्शियम की सप्लीमेंट्री देंगे, जिसमें कि 1.1 1 से लेके 1.5 मतलब 1 to 1.5 के टैबलेट्स देंगे, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाएंगे। और पेशेंट को एडवाइस करेंगे जिससे जनरल एक्सरसाइज करने के लिए और वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, और विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। और क्योंकि विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में 400 to 800 पर डे, तो जिससे कि हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे 400 to 800 न्यूडियल कैल्शियम बॉडी में ले, और नहीं तो इसके अलावा वो सनलाइट में भी बैठ सकता है, जिससे क्या है बॉडी में विटामिन डी की मात्रा की कमी पूरी हो जाएगी और पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर इनकी संभावना कम हो जाएगी। और पेशेंट अगर अल्कोहलिक है या स्मोकर है तो उसे इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए कहेंगे। अब आता है HRT, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। एक तो नॉन हार्मोनल थेरेपी होती है और एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इसके इंडिकेशन क्या क्या है, इससे रिलीफ होता है मेनोपॉजल सिम्टम्स में, ऑस्टियोपोरोसिस में भी प्रिवेंशन होता है इसके द्वारा टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेनोपॉजल वुमेन को क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करती है। और प्री मैच्योर ओवेरियन रप्चर जिनको हो जाता है उनके लिए भी हम इसको एडवाइस करते हैं। और सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज, जिसमें ऊफ्रेक्टोमी जब पेशेंट करवा लेता है तो सर्जिकल रिमूवल हो जाता है, जिसे भी मेंसेस कहते हैं, जिससे भी मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। अब रिस्क ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कोरोनरी हार्ट डिसीज़, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज़, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है एबनॉर्मल मेनोपॉज। अगर मेनोपॉज 40 साल से कम एज में हो जाता है तो इसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहेंगे। और अगर ये 50 ईयर्स के बाद होता है तो हम इसे डिलेड मेनोपॉज कहेंगे। और आर्टिफिशियल मेनोपॉज किसे कहते हैं, परमानेंट सीजेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन डन बाय सर्जिकली रिमूव ऑफ ओवरी। जब हम ओवरीज का सर्जिकली रिमूव करवा लेते हैं, जिसे हम ऊफ्रेक्टोमी कहते हैं, तो इसे आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। और एक आता है रेडिएशन, जिसमें
ओवुलेटरी फंक्शन में भी सप्रेस्ड बाय द जेनिटल गामा रेडिएशन, जिसमें आप जो ओवुलेटरी जो फंक्शन होते हैं वो रेडिएशन के थ्रू सप्रेस्ड हो जाते हैं, जिससे भी मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इसे भी आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहेंगे। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट, तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। एक है लेकेसिस, बेलाडोना, ग्रेफाइटिस एंड सल्फर सैंग्यूनेरिया। तो इसमें लेकेसिस और सल्फ़र, इसमें रेड हॉट पेशेंट को हॉट फ्लशेस होते हैं बॉडी में, और सीपीआर जब हम देते हैं तो पेशेंट पेल होता है और जिसके स्कैंटी मेंसेस होते हैं और लेट मेंसेस होते हैं, और मेनोपॉज के सिम्टम रहेंगे तो हम सीपीआर देंगे। और लेकेसिस और ग्रेफाइटिस में जब पेशेंट ग्रेफाइटिस हम जब देंगे जब पेशेंट चिली रहेगा और पेल रहेगा, और लेकेसिस और बेलाडोना में हॉट फ्लशेस रहेंगे बॉडी में, तभी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।